फिल्मों में क्या है ना, लॉट ऑफ टाइम द कास्टिंग इज डन बिकॉज हाउ यू लुक, हाउ यू टॉक, you have an accent, you have a very, like a rich look or a middle class look. All of that happens, all of these are criteria of selection. Tell us about what is the environment specific with regards to theatre in Delhi University. It's brilliant. वैसा कहीं नहीं है. Like across the country, you go everywhere, people will say कि हाँ यार, Delhi University has a very good theatre culture. हर कॉलेज का अपना एक थिएटर सोसाइटी है. वो एक सेलेक्टेड बंच ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मिल के खुद से ही या किसी मेंटोर की हेल्प से नाटक बना रहे हैं, बनाते बनाते ही सीख भी रहे हैं. एंड दे आर परफॉर्मिंग एवरीवेयर. सो आप ना सिर्फ क्रिएटिवली इन्वॉल्व हो कुछ करने के लिए, बट एट द सेम टाइम यू आर कम्पीटिंग ऑल्सो. इट्स सैड दैट देयर इज ओनली जस्ट वन institute like NSD. Now there are more. There is one in MP, there is one in Guwahati. But there should be more because seats 25-30 सीट हैं खाली और पूरा देश आके वहाँ पे ऑडिशन दे रहा है, कम्पीट कर रहा है, जिसमें से आपकी स्टेट वाइज सीट्स भी हैं. सो इट्स नॉट वेरी ईजी. एक स्पेस बनाइए दिल्ली में, एक स्टूडेंट ड्रामा जहाँ पे यू हैव ऑल द रिसोर्सेज टू लर्न, great professors, experienced professors and everything. But again, the number of students who can, make use of that opportunity is what, 25-27 people. तो इसलिए मेरा ना इंस्टीट्यूशंस को लेके थोड़ा सा एक रिजर्वेशन भी है. आयुष्मान खुराना बिकॉज एक सेलिब्रिटी है, एंड देन यू लाइक वर्किंग विथ हिम, तुम्हारे सीन सारे उसके, तो उसका एक नर्वसनेस था, एक एक्साइटमेंट भी था कि भाई, क्योंकि ये नहीं किया पहले. एड्स किए मैंने गजराज सर के साथ, गजराज राव सर के साथ. मेरा पहला जो एड था वो उन्हीं के साथ था, तो उनसे भी मिल लिया था. बट देन उन्होंने इतना कंफर्टेबल फील करा दिया था, मैंने कहा अच्छा इतना आसान है क्या. How relevant and how important is it for an actor to attach from a particular character and then detach from it when the work is done? ऐसा कैरेक्टर कर रहा है जिसके लिए उसने एक शुरू से बनाया एक लंबा कैरेक्टर, काफ़ी समय दिया उस कैरेक्टर को, परफॉर्म करता गया, काफ़ी एक्सप्लोर किया, करते कराते अब ये हो गया कि एकदम से, क्योंकि शूट एकदम से ख़त्म हो जाता, आप सोचते हो अरे अब क्या. How difficult or how easy is it for you to face rejections? Because rejection in this field, in every field I mean, but in this field particular is a very hand in hand sort of a thing. जितना आपको आता है आपने अपना बेस्ट कर दिया, उसके बाद नथिंग इज इन योर कंट्रोल. Which is the one, if I ask you, which is the one, that character you feel most closest to you as a person, जहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम मेहनत करनी ना पड़ी हो उस कैरेक्टर में ढलने के लिए? आई थिंक सबसे स्मूथली जो आया है वो तो ऑफकोर्स सिक्सर का आलोक भैया आया है, एंड दैट रिजवान वाला कैरेक्टर फ्रॉम फेसबुक. हाउ यू रियली वांट कि यार चलो ये मेरी करियर की ये लास्ट मूवी थी, या ये मेरे करियर का लास्ट स्टेज शो है, तो इसको यहाँ पे एंड होना चाहिए इस लाइन के साथ. इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से देख लीजिए. नमस्कार राहुल. नमस्कार. आपका स्वागत है द ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान के पॉडकास्ट शो द हिंदुस्तान चैप्टर्स में. हाउ आर यू डूइंग? वेरी वेल. अभी यहाँ आ गया तो और भी अच्छा लग रहा है. गुड टू नो दैट. सो राहुल, आप अपनी जर्नी पे ले जाइए हमें. टेक अस बैक टू योर लखनऊ डेज फ्रॉम वेयर यू वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप, एंड हाउ वाज योर अपब्रिंगिंग, हाउ वाज योर चाइल्डहुड, एंड लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर. जैसे कि आपने बता ही दिया कि हमें लखनऊ में ही पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा, वहीं पढ़ाई भी की. तो जो ज़िंदगी का, अभी तक की ज़िंदगी का जो पहला हाफ है, कह सकते हैं ना कि अगर जो एक 16-17 साल थे वो मेरे लखनऊ में बीते और बाकी के लखनऊ के बाहर. तो मैं, आप कह रहे हो कि मेरे को अब ज़िंदगी का वो पहला जो आधा हिस्सा उसके बारे में बात करूं. तो लखनऊ में यार, जैसा कि लखनऊ का एनवायरनमेंट रहा था, बहुत ही, हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं. मेरे डैड गवर्नमेंट सर्विस थी उनकी, अभी कुछ साल पहले रिटायर हुए हैं, तो वो बिजली विभाग में थे, यूपी पावर कॉरपोरेशन में. तो और हम 3 भाई बहन और मैं सबसे छोटा. और
बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है मेरी, मैं ये कहूँगा। आई थिंक आई हैव स्टडीड इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन लखनऊ। आउट ऑफ द 3 सिबलिंग्स आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरी ही एजुकेशन पे लोगों ने ज़ोर भी दिया है, और शायद उम्मीदें भी थी क्योंकि मैं पढ़ने में भी अच्छा था। तो लोगों को लगता था कि हाँ ठीक है, होता है एक फैमिली में, होता है कि चलो इसको सब फेवर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बट ये नहीं कहूँगा कि मुझे स्पॉइल किया गया। स्पॉइल नहीं किया, क्योंकि आई थिंक स्पॉइल करने वाली कंडीशन ही नहीं थी हमारी फैमिली की, कभी उस मौके तक तो नहीं थी। लखनऊ से जो जुड़ाव है वो यही है सबसे ज़्यादा, कि वहाँ पे जो पढ़ाई की है और जो फैमिली ने मुझे जिस तरीके से पाल पोस के बड़ा किया है, जो भी उन्होंने ज़रूरतें मुझे दे पाए वो दी हैं। तो मेरे लखनऊ से जो जुड़ाव है आज की डेट में वो वही है। एक तो खाना वहाँ का जो मुझे हमेशा याद आता है, जो मुझे कहीं नहीं मिलता। तो जाता हूँ तो मन भर के खाता हूँ, जो मिलता खाता हूँ, भूल जाता हूँ कोई किसी प्रकार की डाइट वगैरह भूल जाता हूँ। और जो मेरे दोस्त और मेरी फैमिली है। तो लखनऊ से जुड़ी आपकी ये यादें हैं। हाँ। अब हमें वहाँ पे ले जाइए कि जैसे आज की डेट में राहुल एक फ़िल्म और टेलीविज़न एक्टर के रूप में जाने जाते हैं, एक थिएटर प्रैक्टिशनर के रूप में जाने जाते हैं। तो आपकी वो जो फाउंडेशन पड़ी थी, जो नींव पड़ी थी इनटू फिल्म्स एंड थिएटर, वो आई एम श्योर कहीं ना कहीं उसका आपका पहला इंस्टेंस स्कूल में आपको मिला होगा। तो उसकी जर्नी पे हमें ले जाइए कि वो पहला इंसिडेंट क्या था। जो अभी ऐसा ऊपर ऊपर से याद आ रहा है कि हम जैसे ऑफ कोर्स स्कूल्स में ना वी वर सपोज टू पार्टिसिपेट इन लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ अराउंड से टीचर्स डे, इंडिपेंडेंस डे, जन्माष्टमी, रामनवमी, बिकॉज तो आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि एक बार ऐसे ही कोई मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन था, और मैंने ना मिस्टर बीन का एक छोटा सा पीस देखा, वो प्रिपेयर किया और वहाँ जाके मैंने परफॉर्म कर दिया था। तो बैक स्टेज देवर टीचर्स एंड देवर लॉट्स ऑफ पीपल ऑन स्टेज इन द विंग्स एंड एवरीबडी वाज लाइक, ओह वाओ ये क्या कर दिया, अरे मज़ा आ गया बहुत, अरे तुम ही जीत रहे हो। मैं आया ऑडियंस में बैठा दोस्तों के साथ, बोले अरे भाई तुम तो एकदम फाड़ दिए, मज़ा आ गया, ये सब वो सब चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने बाहर कहा इतना रिएक्शन तो मेरे को नहीं मिला कभी भी लाइफ में अबाउट एक्टिंग। बट देन एक बंदा आया जिसने एक ड्रंक आशिक की एक्टिंग की और उसको फर्स्ट प्राइज़ मिल गया, और वहीं पे पता चल गया कि यार ये तो मतलब मैंने अच्छा नहीं किया होगा, बट लोग बोले नहीं नहीं तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें मिलना चाहिए। तो मैं वो लेके थोड़ा सा बैठा रहा। बट कट टू नेक्स्ट ईयर हमारे स्कूल में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे हम लोग, मिक फेस्ट बोलते थे उसको। तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा स्कूल उसकी ओपनिंग में ना एक प्ले बना रहा था। वो हिस्ट्री में हमारे स्कूल की पहले हुआ नहीं था कि कभी हमने ओपनिंग के लिए एक नया प्ले बनाया, जिसके लिए भातखंडे से एक सर भी आए थे जिन्होंने प्ले लिखा था, वो डायरेक्ट कर रहे थे। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये हो रहा था कि मतलब चलो अब सारे सीनियर्स जो 12th के हैं, जो मैम जिनको जानती हैं, बच्चे जिनको ऑफ कोर्स फेवर करते हैं लोग, ऑफ कोर्स दे आर गुड ऑल्सो बिकॉज दे बीन पार्टिसिपेटिंग। बट मैंने कहा यार आई कांट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो मेरा ही क्लासमेट था हु वॉज आई थिंक वॉज कल्चरल सेक्रेटरी समथिंग इन स्कूल जो भी। तो उसने लिस्ट विस्ट बनाई थी और टीचर्स के पास पहुंची थी लिस्ट, और मैं जस्ट इंक्वायर करने के लिए गया कि मेरा नाम है कि नहीं लिस्ट में। तो उसने बोला कि नहीं तुम्हारा नाम नहीं लिस्ट में। और जब तक मैं अपना नाम लिस्ट में ऐड करा था, वो लिस्ट ऐसे मेरे सामने से जा रही है और मैं बस पीछे पीछे जा रहा हूँ। लिस्ट पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँच गई जहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं। तो मुझे याद है वो 12th के भैया लोग खड़े थे, कुछ जूनियर्स बच्चे, कुछ कॉयर जो हमारा कॉयर ग्रुप था स्कूल का उसके बच्चे खड़े हैं। आई कैन रिकग्नाइज एवरीबडी एंड आई एम सडनली इन द रूम विद द डायरेक्टर, और हमारी एक मैम थी वो थी। तो मैंने कहा क्या करूँ, तो मैं जाके बस खड़ा हो गया। तो उन्होंने बोला तुम कौन हो, तो मैंने अपना नाम बताया। उन्होंने अच्छा खड़े रहो, मैं खड़ा हो गया। अब मैम मुझे आंखें दिखा रही कि इसका तो नाम नहीं लिस्ट में क्यों आ गया। तो उन्होंने फटाफट उनके सामने ही मेरा नाम ऐड किया। अब जो भी चल रहा है चल रहा है। अब मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है इन बच्चों को पहले से पता था, जो हमारे सीनियर उनको सब पता था। करते कराते उन्होंने ऐसे बोला अपना इंट्रोडक्शन दो, नाम बताओ, आवाज़ में बताओ, ऐसे बोल के दिखाओ, ये करके दिखाओ। और मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने कहा यार दिस इज़ अ मेक और ब्रेक अपॉर्चुनिटी स्कूल में। मैंने कहा ये कुछ तो मिली, कुछ तो करूँगा, मेरे को करना है। 1 घंटे बाद सबको भगा दिया, उन सर ने मुझे रोक दिया और उन्होंने बोला कि तुम जो है तुम करोगे इस प्ले का लीड। और मैंने कहा भाई साहब, ये जो एक मोमेंट होता है ना कि आप किसी को एकदम से आप गिफ्ट दो तो अच्छा गिफ्ट दो। और फिर वो प्ले बना जिसमें मैं प्रोटैगनिस्ट था, लीड था पूरे नाटक का। 1 घंटे का वो नाटक था। पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया कि स्टेज प्ले क्या होता है। तो वो चीज़ बैठ गई दिमाग में। और फिर मैं स्कूल में सबको नज़र भी आ गया कि हाँ भाई ये तो एक्टिंग कर लेता है। तो उसके बाद से जितने भी कल्चरल इवेंट्स हुए उसमें मैं तो जाता ही जाता था।
हमारी टीम जाती जाती थी, मैंने नुक्कड़ नाटक समझा, नुक्कड़ नाटक क्या होता है, नुक्कड़ नाटक लिखा, बनाया। तो आई थिंक वो एक पॉइंट था जिसके बाद से चीज़ें ऐसे हो गई कि भाई एक लोग होता है ना कि एक बार जब सामने से लोग एक्सेप्ट करें, हाँ ये तो कर लेता है यार, ये तो ठीक है, इसको दे सकते हैं अपॉर्चुनिटी एक दो बार, और वहाँ से शुरू हुआ। Interesting. You mentioned about Nukkad Natak. I have previously, published your story as well on Humans of Hindustan. So उस टाइम पे आपने इंटरव्यू दिया था, तो आपने बताया था कि there was an incident in the school which got lot of praises from everyone. When I say everyone as in students. बट उसमें आपने शायद किसी प्रिंसिपल की नकल उतारी थी, तो वो थोड़ा सा बैकफायर हुआ था इन टर्म्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड द टीचर्स ओवर देयर, और इट वाज लव्ड बाय एवरीवन एल्स। तो उस इंसिडेंट के बारे में कुछ शेयर करिए। कुछ नहीं, मतलब वो तो आई थिंक इट वाज आवर फेयरवेल, हम लोग का स्कूल से फेयरवेल था कि बस अब एग्ज़ाम्स हैं, इसके बाद से आप स्कूल से निकल जाओगे। और उस बीच जैसा मैंने भी बताया कि तो परफॉर्मेंसेस करके तो मैं एक्नॉलेज तो कर लिया था लोगों ने कि परफॉर्म करता है, ये मोनो एक्टिंग भी करता है, स्टेज पे भी बना रहा है, तो आई वाज इन्वॉल्व एवरीवेयर। तो फिर दोस्तों ने चढ़ा दिया ऑफ कोर्स, और आपको ही पता आपका फेयरवेल है, आज तो आप मज़े करोगे, तो लोगों ने चढ़ा दिया। तो मैं मिमिक्री बहुत करता था उस टाइम पे, और सारे तब स्टैंड अप्स नहीं थे, बट जो हमारे कॉमेडियंस थे दे ऑल्सो यूज टू डू अ लॉट ऑफ मिमिक्री। राजू श्रीवास्तव हो गए। जस्ट अ रिक्वेस्ट, आप अभी एक्सप्लेन कर रहे हो ये व्याख्या, तो थोड़ा सा वो मिमिक्री करके भी दिखा देना जैसे आपने। अब नहीं करता मिमिक्री, क्योंकि अब मुझसे बहुत अच्छा करने वाले फॉर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट जिसकी बात हो रही है। उस दिन यही हुआ कि हमारे प्रिंसिपल थे तो ब्रदर मोनाचन के नाम था उनका, और मज़े की बात देखो, जिस वजह से जैसा मैंने बोला कि चीज़ें बैकफायर हो गई थी, क्योंकि हमारे एक चीफ गेस्ट भी आए हुए थे उस दौरान, क्योंकि हम लोग के प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। तो एक गेस्ट आते हैं हमारे जो रहते हैं जब तक सबके प्रैक्टिकल ख़त्म नहीं होते, तो इन्विजिलेटर/विजिटर्स चीफ गेस्ट वगैरह थे। तो दोस्तों ने चढ़ा दिया स्टेज पे, डिमांड करने लगे तो मिमिक्री करो। तो पहले तो मैंने नाना पाटेकर ये सब खूब किया, और कई एक्टर्स की आवाज़ें निकाल रहा हूँ, अब खाऊं, ये सब चल रहा है खूब किया, हंसी मजाक किए। जो हमारे एक ट्रेन वाला जोक सुना है जिसमें नाना पाटेकर ऐसे करके, तो लोग लेट रहे हैं जितना मैं मिमिक्री कर रहा हूँ, हंस के मेरे दोस्त पागल हो गए। तो हमारे ब्रदर फ्रंट रो बैठ के, वो भी इज लाइक गोइंग, सडनली रिक्वेस्ट आई कि अच्छा ब्रदर के ब्रदर, ही वाज सरप्राइज्ड कि सडनली एवरीबडी इज डिमांडिंग ऑफ हिम टू डू समथिंग अबाउट मी, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। बट उस बीच में उनकी भी मिमिक्री करता, तो ही यूज्ड टू टॉक लाइक, आई विल हैव टू टेल यू, इफ यू गो लाइक दिस आई विल स्लैप यू, आई विल गिव यू अ हार्ड स्लैप ऑन योर चीक्स। ही यूज्ड टू टॉक लाइक दैट, और मैं ये करने लग गया स्टेज पे। अब वो तो एम्बैरेस हुए, लेकिन दोस्त तो सारे पागल हो रहे हैं, वो लोट पोट जा रहे हैं, वो उछाले दे रहे हैं चीज़ें, उनको इतना मज़ा आ जा रहा है। लेकिन साइड से क्या हो गया, स्टेज के दोनों तरफ टीचर्स खड़े हैं, हमारे इंग्लिश के टीचर, हमारी हिंदी की टीचर, राहुल नो राहुल उतरो, क्या कर रहे हो। मुझे थोड़ी दिख रहा है, मैं तो सामने देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ऑडियंस पढ़ रही है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी बहता जा रहा हूँ। ब्रदर इज गोइंग लाइक वेरी गुड। कट टू 10 मिनट बाद मुझे जूनियर से बोले, भैया आपका हो गया, अभी उतरो हो गया, आपने ज़्यादा कर दिया थोड़ा। हमने कहा हाँ अच्छा चलो। उतरा, मेरे को टीचरों ने घेर लिया, करके लेके साइड में चले गए सीधे। वहाँ पे हमारा आगे जाके स्टाफ रूम था जहाँ पे टीचर्स बैठते थे सारे, तो वहाँ पे बड़े समझ, राहुल दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू। मैंने कहा मैम आई डिडंट से एनीथिंग, आई वाज जस्ट मिमिकिंग हिम। नो, ही इज योर प्रिंसिपल, देयर वाज अ चीफ गेस्ट देयर, हाउ डेयर यू। तो मैंने कहा ठीक है, हम अब क्या कर सकते हैं, अब तो। योर स्कूलिंग वाज डन देयर, you passed out from there, yes, and then you come to Delhi for your graduation. Coming from a small town like Lucknow to a big city, metro city like Delhi, how taken aback were you with the pace or the lifestyle of Delhi when you entered into Ramjas College? What difference did you notice basically? I would say more than Delhi, it was for me initially, for the initial 4 or 5 years, इट वॉज़ मोर अबाउट द दिल्ली यूनिवर्सिटी। कि मतलब मैं इस तरीके से सोचूं, अगर कि यही चीज़ अगर मैं किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता, मान लो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहा होता या किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता,
तो एक कॉलेज का तो एक्सपोजर होता ही होता है ना आपका, कि कॉलेज में जाते हो, आप बड़े भी हो गए उम्र में, और आप कभी भी एक ना आपका स्कूल वाला जो एक सेट पैटर्न, एक सेट डिसिप्लिन में जितनी चीज़ें, वो चीज़ थोड़ी सी ढीली होती है, थोड़ी सी ढिलाई मिल जाती है आपको कॉलेज में ना, जिसको फ्रीडम बोलते हो, जिसको आप इंजॉय करते हो। और दैट टू इन दिल्ली, एंड दैट टू इन नॉर्थ कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई थिंक दैट वॉज द बिगर फैक्टर, बिकॉज जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, कि अभी तक आप लखनऊ में एक शहर में ही थे, और सिर्फ लखनऊ नहीं, और भी किसी भी शहर का एग्जाम्पल ले सकते हो, कहीं से भी आप जाओ, तो आपका वो ना गोला लिमिटेड है। आपके फ्रेंड्स सारे वहीं रहते हैं, आप वहीं रहते हो एक, और इतने सालों से रहते आए हो एक इन्वायरमेंट में, एक ब्लैंकेट में आप हो। बट एकदम से आप एक नई जगह जाते हो जहाँ पे सिर्फ आप जैसे लोग तो हैं ही, लेकिन और भी अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं जो अलग भाषाएं बोलते हैं, जो आपसे जिनकी फैमिली सिचुएशन शायद आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी है या आपसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ हैं जो आपको लगता था कि आप दिग्गज हो पढ़ने वाला, आपके ही बाप बैठे हुए हैं वहाँ पे जाएँ, तो एक वैसा इन्वायरमेंट मिला। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ऐड हो गई साथ साथ में, कि कॉलेज ज्वाइन करने के लाइक विद इन 3 months आई वॉज पार्ट ऑफ देयर थिएटर सोसाइटी। आई ऑडिशन, आई गॉट इन टू इट, और अब वो जुड़ गया। अब थिएटर, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि थिएटर तो जैसा हम दुनिया भी जानती है कि थिएटर तो खोलता है ना आपको, आपके व्यू पॉइंट बदल देता है, आपका सोचने का तरीका बदलता है। और दैट इज़ द परफेक्ट एज, यू नो, लाइक व्हेन यू आर इन कॉलेज, दैट इज़ द परफेक्ट एज when you are trying to make decisions, when you're trying to make form opinions। और ऐसी फॉर्मेटिव एज में आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस जैसे के रामजस कॉलेज जैसे कॉलेज में आप आ जाते हो, तो आई थिंक उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो रेस्ट इज़ हिस्ट्री, मतलब वहाँ से चीज़ें बननी शुरू हुई, सही लोग मिले, सही प्रोफेसर्स मिले। हमारे कोर्स के भी जो प्रोफेसर्स नहीं थे, तो वैसा इन्वायरमेंट ना कि इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी इन्वायरमेंट देयर। Okay, take us through, tell us about what is the environment specific with regards to theatre in Delhi University. इट्स ब्रिलियंट, वैसा कहीं नहीं है। लाइक अक्रॉस द कंट्री यू गो एवरीवेयर, पीपल विल से कि हाँ यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ अ वेरी गुड थिएटर कल्चर। हर कॉलेज का अपना एक थिएटर सोसाइटी है, वो एक सेलेक्टेड बंच ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मिल के खुद से ही या किसी मेंटोर की हेल्प से नाटक बना रहे हैं, बनाते बनाते ही सीख भी रहे हैं, एंड दे आर परफॉर्मिंग एवरीवेयर। सो आप ना सिर्फ क्रिएटिवली इन्वॉल्व हो कुछ करने के लिए, बट एट द सेम टाइम यू आर कम्पीटिंग ऑल्सो। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स, NSD, सबका कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ना एक ख्वाब तो रहा है कि उसमें करेक्ट एडमिशन। सो यू नेवर हैड दैट थिंग कि यार मुझे एक बार जो है इसमें दाखिला लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मल फील्ड्स की, प्रोफेशंस की, इंजीनियरिंग के लिए IITs इज़ दैट मेका, MBS के लिए IIMS इज़ दैट मेका, तो वैसे ही थिएटर एरिना के लिए NSD इज़ दैट मेका। करेक्ट। सो यू नेवर हैड दैट जस्ट इन यू कि यार नहीं, इसमें तो जाना है। सी आई वोंट से कि आई वॉज वेरी लाइक डेस्परेट टू जॉइन NSD, बट आई गेव NSD एंट्रेंस ट्वाइस। फर्स्ट टाइम तो मुझे पता नहीं था, मैंने फॉर्म भरा, बट मैं उसमें रिकमेंडेशंस लगानी होती हैं, सम जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने आपका काम देखा हो, जो आपको टेस्टिफाई कर पाए कि हाँ भाई इसका मैंने काम देखा है। तो वो रिकमेंडेशन ही लगाना भूल गया था, तो मेरी एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट की ही नहीं। मतलब सबमिट तो हो गई थी, मुझे लगा आएगा मेरे पास मटेरियल आएगा, मैं प्रिपेयर करूँगा, ये है वो है। तो वो साल तो मेरा वेस्ट हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार फिर से करता हूँ, इस बार रिकमेंडेशन पे ले, रिकमेंडेशन कितने रिकमेंडेशन चाहिए, ले भाई, लगा दी लाइन से। मैंने कहा अब दो, तो आ गया तुरंत फट से, प्रिपेयर भी करके गया था। सो दे हैव अ वेरी, सी इट्स सैड दैट देयर इज ओनली जस्ट वन institute like NSD. Now there are more. There is one in MP, there is one in Guwahati. But there should be more because seats 25-30 सीट हैं खाली, और पूरा देश आके वहाँ पे ऑडिशन दे रहा है, कम्पीट कर रहा है, जिसमें से आपकी स्टेट वाइज सीट्स भी हैं. सो इट्स नॉट वेरी ईजी. So is there any eligibility to it? there is eligibility in सेंस ऑफ कि आपने कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शंस की होनी चाहिए, आपने इतने स्टेज की, इतनी पब्लिक परफॉर्मेंसेस की होनी चाहिए, इतना ये किया होना चाहिए, आपने इतनों में एक्ट किया होना चाहिए, या तो डायरेक्ट किया होना चाहिए. यही सब रिक्वायरमेंट्स और रिकमेंडेशंस.
उसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होते हो, फिर करीब 100-120 बच्चे बुलाए जाते हैं दिल्ली अक्रॉस द कंट्री जिनका वर्कशॉप होता है. सो आई वॉज इन दैट वर्कशॉप. उसमें से उस साल आई थिंक 25 या 27 लोग लिए गए थे जो NSD के बैच बना था. नाउ इमेजिन ना कि आप एक स्पेस बनाइए दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जहाँ पे यू हैव ऑल द रिसोर्सेज टू लर्न, great professors, experienced professors and everything. But again, the number of students who can, make use of that opportunity is what, 25-27 people. तो इसलिए मेरा ना इंस्टीट्यूशंस को लेके थोड़ा सा एक रिजर्वेशन भी है. जैसे बहुत लोगों ने मुझे पूछ किया कि अरे FTI ट्राई कर लेना, करना ही चाहिए. मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स भाई, जब मैंने SD का भी एंट्रेंस दे रहा हूँ, FTI का भी दे, तो मैंने नहीं भरा. मैंने कहा यार आई थिंक आई एम दैट पर्सन हु लर्न्स मोर ऑन द जॉब. लाइक वाई जितना मैंने थिएटर NSD ना करके, NSD करके अगर 3 साल में मैं सीखता और उसके बाहर मैंने सीखा, अलग अलग लोगों से काम करके सीखा, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स पे काम करके सीखा, परफॉर्मेंसेस करके सीखा, एक्सपीरियंसेस ले सीखा, आई डोंट थिंक वो मैं किसी इंस्टीट्यूशन में सीख पाता. आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि इंस्टीट्यूशंस आर बैड, वन शुड नॉट गो, बट मेरा ऐसा ओपिनियन है कि मैं इस तरीके से ज़्यादा सीखता हूँ और वैसे ही मैं ज़्यादा सीखा हूँ. इज़ देयर एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ योर्स कि जिसके बाद आपने नोटिस किया हो कि यार आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ, या यू हैव स्टार्टेड टेकिंग दिस मोर सीरियसली? There was a play called Brief History of Pantomimes, and there was no language in it, no dialogue. We're not trying to have a dialogue. If we are speaking gibberish. The entire play was a physical play. We were expressing through our bodies. तो वो उसने एक एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट मेरे को एक अलग डायरेक्शन दे दिया कि हाँ एक एलिमेंट ऐड कर दिया मेरे आर्सेनल में कि भाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर वो मेरा प्रैक्टिस का पार्ट बन गया. एंड दैट आई यूज इन every other play, every other performance, even like nowadays also when I'm trying to like crack a scene अच्छे से, so I go deep into it and find one of those exercises. उस पर थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान दें, हाँ क्या थे वो नोट्स याद करना, and then just now go for it. How did teaching happen? I mean, you were into theatres completely. So what was that need to go for that teaching profession? I remember there was this Bombay-based company. सो दे केम टू दिल्ली. उन्होंने एक ऐसा सारे जो यंग थिएटर प्रैक्टिशनर्स थे उनके साथ एक ऐसा वर्कशॉप किया. दे आर लाइक कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड पीपल हु कैन गो टू स्कूल्स एंड फैसिलिटेट थिएटर. तो हम लोग अब खुद को थिएटर टीचर नहीं बोलते थे क्योंकि हम ना थिएटर नहीं पढ़ाते थे या किसी को एक्टिंग नहीं सिखाते थे स्कूल में जाके. हमारा जो थिएटर फैसिलिटेटर का काम होता है, इट्स अ वेरी नाइस जॉब एक्चुअली, कि यू फैसिलिटेट थिएटर के को यूज़ करके, थिएटर के टूल्स को यूज़ करके, लाइक डायरेक्शन, एक्टिंग, डिज़ाइन, लाइटिंग, टेक्स्ट, ऑल ऑफ दैट, उसको यूज़ करके कैसे आप लाइक यू कैन हेल्प अ किड पार्टिसिपेट मोर. एक नॉन रिस्पॉन्सिव किड को आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कैसे बना दोगे. तो इट वर्क्स लाइक दैट. You engage kids in a different activity as per their their interest. You pinpoint those interests and then you guide them towards a certain activity which leads them to a certain point, and then you like हाँ ठीक है, ये बच्चा पहले बुली था, अब ये बुली नहीं है. अब उसने आपकी जो एनर्जी है थ्रू सम एक्सरसाइजेज, थ्रू पार्टिसिपेशन, थ्रू मोर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अब आपने क्या कर दिया, उस बच्चे को एक बुली से एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बना दिया. तो ये अगर आपने अचीव कर लिया तो इट्स लाइक मतलब और क्या चाहिए माँ बाप को, या आपको भी क्या चाहिए कि आपकी गाइडेंस सही डायरेक्शन में ले रहा है बच्चा. तो एक तो वो चीज़ है. एंड आई थिंक या लाइक it's sad that not all schools have that. Not every school has a theater faculty. ये जो जितने भी ऐसे मतलब क्या बोलेंगे उनको, थोड़े टॉप के स्कूल्स कह लो, which are very limited, and that too like you can count on your fingers. I don't know across the country कितने schools हैं जहाँ पे theater का एक faculty है, या at least there are 2-3 teachers. I was lucky. I was teaching in Shivnadar school. वहाँ पे we had a faculty of 6-7 like just for theater. तो इमेजिन हम 7 लोग मिलके क्या कर रहे होंगे उन बच्चों, और कितना मज़ा आता था. क्या कर रहे थे हम लोग? वी यूज्ड टू लाइक
प्लान आवर ओन करिकुलम कि हम शुरू से एंड तक ये एज ग्रुप के बच्चों को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, इस साल का हमारा थीम क्या है, व्हाट आर वी वर्किंग अराउंड. तो हम लोग ऐसे हम लोग लेसन प्लानिंग करते थे कि आज क्या एक्सप्लोर करना है बच्चों के साथ, ये एज ग्रुप के साथ क्या जैसे कि हमने 6th क्लास के बच्चों के साथ, आई रिमेंबर मैंने 3 महीने सिर्फ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एक्सप्लोर किया था. एक छठी का बच्चा मार्केट के बारे में क्या समझता होगा, बट देन हाउ डू यू लाइक सॉर्ट ऑफ एजुकेट देम एट द सेम टाइम, मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ दिस आइडिया ऑफ मार्केट. तो उस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करना थ्रू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, तो वो सब किया और फिर मज़ा आने लगा. बट आई वॉज मोस्टली वर्किंग एज अ पार्ट टाइम बिकॉज मैं इतना ज़्यादा नाटक कर रहा होता था, इतने परफॉर्मेंसेज में एक्ट कर रहा होता था कि मेरे पास डेली जाके ये काम करने की फुर्सत नहीं थी. और थैंकफुली इट वॉज पेइंग मी वेल, सो इट ऑल्सो सपोर्टेड अस. तो ये दोनों ही चीज़ें कि क्रिएटिविटी, द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू हैव व्हेन यू आर वर्किंग विद सच यंगर माइंड्स एंड दे सरप्राइज यू. The things they can come up with at like such a young age, you'll be surprised कि भाई. और वही है ब्यूटी उसकी कि आपको पता है यहाँ पे आप जाके कोई बहुत भयंकर परफॉर्मेंस नहीं देखने वाले हो या कुछ ऐसा डिवाइस नहीं कर देंगे बच्चे आपके सामने, बट जो इनोसेंस है ना वो बहुत इट्स वेरी डेलिकेट ऑल्सो. सो वी एज लाइक पीपल हु आर लाइक को टीचर्स बोलते हैं फैसिलिटी, तो वी ऑल्सो हैव अ responsibility to push things to a certain extent only. So, if I'm not wrong, Badhai happened with you during that phase. Badhai Ho. Okay. So, in that, you portrayed the character of Ayushmann Khurrana's friend. So, how challenging, I must say, was it for you? Because it was your first film, if I'm not wrong. So how challenging was it for you to face the cameras for the first time, especially sharing the screen with such a famous actor? Also, what learning did you take from that movie that helped you in your future theatre performances as well? I think उसके पहले मैंने कैमरा तो फेस किया हुआ था. We did a web show called Baked. I had done a couple of ads also before that. तो वो कैमरों के लेके मेरे अंदर कोई नर्वसनेस नहीं थी, बट हाँ नर्वसनेस थी बिकॉज इट वाज अ बिग डायरेक्टर. लाइक अमित शर्मा सर वाज अ बिग नेम इन द एड इंडस्ट्री बैक देन, एंड ऑल्सो लाइक इट वाज मतलब पता था कि हाँ इनकी फिल्म है. और मेरे दोस्त जो थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक दो दोस्त थे, वो ऑलरेडी सर के साथ काम कर चुके हुए थे. तो मैंने इतना तो पता था कि हाँ ठीक है मैं कहाँ जा रहा हूँ काम करने. एंड देन आयुष्मान खुराना बिकॉज एक सेलिब्रिटी है, एंड देन यू लाइक वर्किंग विथ हिम, तुम्हारे सीन सारे उसके, तो उसका एक नर्वसनेस था, एक एक्साइटमेंट भी था कि भाई, क्योंकि ये नहीं किया पहले. एड्स किए मैंने गजराज सर के साथ, गजराज राव सर के साथ, मेरा पहला जो ऐड था वो उन्हीं के साथ था, तो उनसे भी मिल लिया था. बट देन उन्होंने इतना कंफर्टेबल फील करा दिया था कि मैंने कहा अच्छा इतना आसान है क्या, मतलब जो भी. बट येस, फिल्म होती है तो उसका एक प्रेशर भी रहता है. एंड मेनली नर्वसनेस वही चीज़ की थी कि ऑन द सेट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू अनफोल्ड. How challenging, or I mean, how difficult or how easy is it for you to face rejections? Because rejection in this field, in every field, I mean, but in this field particular, is a very hand in hand sort of a thing. So I'm sure कि आपने भी बहुत सारे auditions दिए होंगे, और not in every audition you got through. तो how easy or difficult was it for you to handle rejections? आई थिंक मैंने ऐसे मेरे को ना वो चीज़ एक ब्रायन क्रैंस्टन है ना जो वॉल्टर वाइट जिन्होंने प्ले किया ब्रेकिंग बैड, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में एक बात बोली थी जिससे मैं काफ़ी हद तक अग्री भी करता हूँ. और जैसे कि उन्होंने कहा था कि यार एक एक्टर का काम ना वहीं तक का है कि वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑडिशन, आप जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जो भी आपकी लर्निंग है, whatever you can do in that scene, in those 3-4 lines or a one pager, आपने उस मोमेंट पे कर दिया जितना आपको आता है, आपने अपना बेस्ट कर दिया. उसके बाद नथिंग इज़ इन योर कंट्रोल, यू कांट डू एनीथिंग ना. उसके बाद तो फिर अब देर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ सिलेक्शन, पीपल आर सेलेक्टिंग पीपल ऑन डिफरेंट बेसिस, यू कांट हेल्प इट. बट वेयर यू कैन कंट्रोल इट इज़ दैट ऑडिशन पार्ट. कि जब आप टेस्ट बना रहे हो अपना, तो उसमें आपने अपना जितना आपने करता कर दिया ऑन दैट डे एंड दैट आवर,
वट एवर बेस्ट यू कुड डू, दैट्स इट. फिर उसके बाद यू जस्ट स्विच ऑफ एंड देन यू ट्राई टू मूव ऑन. दैट्स व्हाट ही सजेस्ट, लाइक ही सेड इन इंडिया. लाइक हाँ, मेरा भी काफ़ी हद तक सोचना यही है. बट देन आई ऑल्सो थिंक कि जब ये आप कई जैसे होता ना कि ऑलमोस्ट लाइक सच अ गुड पार्ट, अरे यार ये तो दिस रोल वॉज, आई हैव स्टार्टेड इन्जॉइंग इट, तो लग रहा है मेरे लिए बना था, मैं तो इसमें मचा देता, अरे इसमें तो ये कर देता. बट देन यू लाइक यू आर ऑलवेज ऑलमोस्ट लाइक गेटिंग लॉक्ड फॉर द कैरेक्टर, बट देन समवन एल्स गेट्स लॉक्ड एंड यू लाइक अरे यार, यू फील दैट अरे यार वाला मोमेंट था कि अरे यार ये होता है. बट अगेन यू हैव टू सॉर्ट ऑफ देन गो होम देन रिसाइकिल अगेन कि ठीक है इट्स ऑलराइट, नेक्स्ट आएगा उस पर करेंगे. तो यही आपको बस खुद को यही बोलना रहता है हर बार कि आपने अपना बेस्ट कर दिया है, भी जितना आप दे सकते थे उस मोमेंट पे, अब आगे देखते हैं. सो यू मैंशन वन थिंग कि अरे यार, बिकॉज आपने सॉर्ट ऑफ एक अटैचमेंट फॉर्म कर ली थी उस कैरेक्टर के साथ. हाँ, एंड यू थॉट कि अगर मेरे को ये रोल करने को मिला तो शायद आई कैन बिल्ड मोर ऑन दैट, करेक्ट. आई कैन ऑफर मोर टू द ऑडियंस ऑन दैट. तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है राहुल आपसे कि हाउ रेलिवेंट एंड हाउ इम्पॉर्टेंट is it for an actor to attach from a particular character and then detach from it when the work is done? अटैचमेंट तो आपको बनानी ही पड़ेगी किसी कैरेक्टर से, नहीं तो आप ना वो कैरेक्टर जी नहीं पाओगे. एज एन एक्टर आई थिंक इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड डू इफ़ यू बीन आस्क्ड टू परफॉर्म अ कैरेक्टर. आई थिंक आपको वो ढूंढनी पड़ेंगी, चीज़ें नहीं हैं तो आपको खुद से बनानी पड़ेंगी. कि वो होता ना कि आप वो कैरेक्टर बोलते नहीं कि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट लाइक लिविंग द कैरेक्टर, लाइक करो जब. और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो चीज़ जो देख रहा है बंदा ना, वो पहली बार ही देख रहा है. तो अगर वो आपने उसको बनाया नहीं है वैसा, आप उससे अटैच नहीं कर पाए अपने आप को, तो वो पकड़ लेगा कि अरे यार ये तो होते नहीं, हम सब तुरंत पढ़ लेते हैं, सीन ही गिर जाता है. उसका इम्पैक्ट ना ऐसा कंपाउंड इफेक्ट है उसका, कि अगर एक बंदे ने जो अटैच नहीं किया, बस खाली जाके वो बस बोल दे रहा है, बिकॉज इन फिल्म्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा देर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच कैन मेक यू लुक लाइक अ कैरेक्टर, यू नो, लाइक कि हाँ ये कैरेक्टर है. बट उसी में आपको बस इतना ही तो काम करना है, यू हैव टू मेक इट बिलीवेबल, यू हैव टू लिव दैट पार्ट. बस इतना कर देते हो तो वो आई थिंक द जॉब इज़ डन. बट जहाँ तक डिटैचमेंट की बात है कि आपको कैरेक्टर से, वो तो आई थिंक उसके लिए ज़्यादा ये सवाल वाजिब है जो एक ऐसा कैरेक्टर कर रहा है जिसके लिए उसने एक शुरू से बनाया एक लंबा कैरेक्टर, काफ़ी समय दिया उस कैरेक्टर को, परफॉर्म करता गया, काफ़ी एक्सप्लोर किया, करते कराते अब ये हो गया कि एकदम से, क्योंकि शूट एकदम से ख़त्म हो जाता, आप सोचते हो अरे अब क्या. तो आई थिंक डिटैच हो जाते हैं लोग. आई डोंट थिंक पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डिटैच. इट्स जस्ट आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू लाइक डील विद इट. कि ठीक है, किसी के बाद दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है, तुरंत उसमें इंगेज हो जाते हैं, कोई छुट्टी पर चला जाता है. इम्पॉर्टेंट तो है, बट आई थिंक मोर दैन डिटैचमेंट की चिंता करने से आई थिंक सोचना चाहिए कि कैसे जो मेरे को मिल गया है मैं इसको अपना बना दूँ. एक और क्वेश्चन था इस पे कि हर एक्टर की हर आर्टिस्ट की एक अपनी एक स्टाइल होती है जिसको हम कहते हैं स्टाइल ऑफ एक्टिंग. तो अगर मैं कैरेक्टर रोल्स की बात करूं, जहाँ पे आपको अपनी स्टाइल बेसिकली छोड़नी है कम्प्लीटली, यू हैव टू कॉल क्विट्स एंड अपने आप को उस कैरेक्टर के सांचे में ढालना होता है. तो यहाँ पे क्या एक्टर लोग कुछ किसी तरीके का डिलेमा होता है या क्या चैलेंज होता है? बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो आमिर खान, अक्षय कुमार की, अगर अक्षय कुमार की बात करूँ तो उसकी जो कॉमिक स्टाइल है वो मैं नोटिस करूँ तो हर मूवी में ऑलमोस्ट सेम होती है, एक जैसी होती है, वो एक जैसी कॉमेडी करता है. आमिर खान की भी ये एक्टिंग काफ़ी टाइम से अगर वो जेनरिक मूवीज़ कर रहा है तो सेम ही लगती हैं. तो मोस्टली अगर मैं एक स्टाइल की बात करूँ, जैसे अमिताभ बच्चन का एक अपना स्टाइल है, शाहरुख खान का एक अपना स्टाइल है ऑफ एक्टिंग विच दे ब्रिंग इन एवरी मूवी विद देम. तो यहाँ पे क्या ये बहुत ज़रूरी है कि एक्टर का एक स्टाइल होना ही होना है? अगर मैं मॉडर्न डे कैरेक्टर एक्टर्स की बात करूँ, जैसे नवाज़ हो गए, पंकज हो गए, तो इनका भी एक सेट पैटर्न है, एक स्टाइल है जो ये हर उसमें रोल में लेकर ही आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑल्सो ऑडियंस की भी शायद डिमांड होती है कि उनको वैसे ही रोल में देखना उनको पसंद आता है, उन्हीं रोल्स की वजह से शायद वो फेमस हुए. तो क्या ये
इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में, आज की जनरेशन में, कि यू हैव टू स्टिक टू योर ओन पर्टिकुलर स्टाइल, और यू कैन डू मच बेटर बाय यू नो बाय टेकिंग अप द कैरेक्टर रोल दैट यू हैव बीन गिवन? आई थिंक एक तो आपने ही बोल दी यार अपने बात में, सवाल में ये बात बोल दी कि कई बार ऑल्सो इट्स मोस्ट लॉट ऑफ टाइम्स इज अबाउट कि जनता आपको यही करते हुए देखना चाहती है, क्योंकि उनको बहुत मज़ा आता है जब आप ये करते हो। तो ठीक है, आप जब ये करते हैं तो अरे जनता पागल हो जाती है, सर आपका ये बहुत चल गया। तो एक तो वो होता है मेरे ख्याल से, मोस्टली जो फेमस और बड़े एक्टर्स हैं उनके साथ यही होता है कि आपका ये स्टाइल छा गया, आप स्टाइल वही छापते रहो, क्योंकि उससे आप जनता आपको पसंद कर रही है, आपकी फिल्में बहुत पैसा कमा रही हैं, तो क्या दिक्कत है। एट द सेम टाइम आई थिंक वंस यू बिकम सक्सेसफुल लाइक देम, आई थिंक वो उनका ही ओनस है, उनको ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी यार, जैसे बोल रहे थे कि कैरेक्टर रोल्स पकड़ें और उनको कुछ अलग तरीके से परफॉर्म करके दिखा दें, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज दे हैव ऑल द रिसोर्सेज एंड ऑल द पावर इन द वर्ल्ड टू डू दैट। आई एम आस्किंग इन जनरल। इन जनरल भी यार, आई थिंक इन जनरल में आपको अपना एक स्टाइल तो हर बंदे का ही होता है परफॉर्म करने का। एवरी एक्टर हैज़ क्योंकि आप एक एक्टर को 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में देख लोगे, आप ढूंढ लोगे सिमिलैरिटीज़, अनलेस एक एकदम ही ड्रास्टिकली ड्रामेटिकली डिफरेंट रोल है। जब तक चीज़ें रियलिस्टिक स्पेस में हैं, आपको पता है कि हाँ दिस, क्योंकि देखो फिल्मों में क्या है ना, लॉट ऑफ टाइम द कास्टिंग इज़ डन बिकॉज हाउ यू लुक, हाउ यू टॉक, you have an accent, you have a very like a rich look or a middle class look, all of that happens, all of these are criteria of selection. वैसे मैं अभी मान लो जैसे एक शो में मैं हूँ आलोक भैया, ठीक है, और एक शो में मैं बेनेडिक्ट हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है, एक्सप्रेस करने का जो स्टाइल है वो सेम है ना, कि मतलब हाँ मुझे आपको पता है कि हाँ ये राहुल एज एन एक्टर जब ऐसा कंफ्यूज्ड दिखता है तो हाँ इसमें भी ऐसे दिख रहा है, इसमें वो तो सेम ही दिखूंगा मैं, जस्ट दैट फ्यू थिंग्स विच चेंज, द वे यू टॉक चेंजेस, मे बी स्लाइट चेंजेस, बट उसी में आप मेरे को एकदम से एक भयंकर कोई खूंखार माफिया का रोल दे दो और मेरा लुक ड्रास्टिकली चेंज कर दो, नाउ दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वुड यू वांट टू सी मी लाइक दैट और नॉट? इज़ दैट, नहीं तो क्या हो कि हाँ ये भैया बड़े भाई का रोल सही कर लेता है, ये दोस्त हीरो का दोस्त भी ठीक लगता है, और एक जेनेरिक सा एक है, इसका फ्लेवर है, अच्छा रिएक्शन देता है, हाँ इसको फिर ये फिट हो जाता है, तो आप टाइप कास्ट तो हो ही जाते हो नॉर्मली, उसको कैसे अवॉइड करोगे? ओके, या ये दिस ब्रिंग्स मी टू दिस क्वेश्चन राहुल, हाउ डू यू बिल्ड अ कैरेक्टर? डू यू बिल्ड इट इनसाइड आउट और आउटसाइड इन? मतलब सॉरी, कोई कैरेक्टर मिला आपको किसी वेब सीरीज़ में या किसी फिल्म एंड टेलीविज़न में, जो भी, और थिएटर की भी अगर मैं बात करूँ, तो आप वो कैरेक्टर को इनग्रेन कैसे करते हो? हाउ डू यू अंडरस्टैंड, हाउ डू यू ट्राई टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर? उसके लिए जो पीछे की जो रिसर्च होती है, हाउ डू यू बिल्ड इट? डू यू बिल्ड इट इनसाइड आउट बाय लुकिंग इनसाइड आउट और बाय लुकिंग आउटसाइड इन? पर्सपेक्टिव है बेसिकली। हाँ मैं तो किसी भी कैरेक्टर को पहले बाहर से ही देखता हूँ कि, और उसको कैरेक्टर को समझने से पहले, उसकी रिसर्च करने से पहले मैं ये देखता हूँ कि कहानी क्या है, कहानी में इसका क्या भूमिका है इस बंदी की, और ये कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है चीज़ों को, पहले तो वो समझना ज़रूरी है। आई थिंक जो एक सीन आपको मिलता है ना, आई थिंक वो सीन में ही ऑलरेडी राइटर ने इतना कुछ लिख दिया होता है कि अगर आप वही समझ जाओ तो आपको काफ़ी हद तक एक मोटा मोटा कैरेक्टर समझ में आ जाता है। बट अगेन फिर वही चीज़ आ जाती है कि व्हेन यू डू योर होमवर्क, व्हेन यू हैव द एंटायर लाइक स्क्रिप्ट विद यू, कि आपको शुरू से अंत तक आपका कैरेक्टर पता है कि कहाँ शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है, दैट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस। अब उसके ऊपर एज एन आर्टिस्ट आप चीज़ें ऐड करनी है, आप ऐड कर दो, आप यू गो इन टू डेप्थ, आप जाओ एक बंदे की रिसर्च करो, जो कैरेक्टर आपने नहीं जिया है या आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसमें आपको रिसर्च लगेगी ही लगेगी, नहीं तो आप पकड़ लिए जाओगे। सो व्हाट डू यू प्रेफर, इनसाइड आउट और आउटसाइड इन? आई थिंक आउटसाइड इन। ओके, पहले मैं बाहर से चीज़ें को समझता हूँ और फिर मैं खुद को बस, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी टूल्स इकट्ठा हो जाते हैं, सारे टूल्स जिसमें से डायलॉग्स भी हैं और है आपका मेकअप हो जाता है, आपको एक बैकग्राउंड दी जाती है, आपको एक सेट पे डाल दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल सबका यूज़ कर लेता हूँ एंड देन
then I enter the world of the character, and then hence it just ओके तो आपने मुंबई जाने का डिसीजन लिया. व्हाट वाज इन योर माइंड कि क्या करूँगा, थिएटर करूँगा, मूवीज़ करूँगा, क्या करूँगा? ये बहुत क्लियर हो गया था कि थिएटर नहीं करूँगा, जो कि मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ये बात क्योंकि कहना. मुंबई में भी थिएटर का सीन अच्छा है. बिल्कुल है लोग कर तो रहे हैं थिएटर, बट मेरा कभी ये नहीं था कि मैं थिएटर के लिए बॉम्बे आऊँगा. मुझे ये था कि ठीक है, इट्स अ इंडस्ट्रियल शिफ्ट आई एम ट्राइंग टू मेक फॉर माई सेल्फ, कि भाई थिएटर इंडस्ट्री कर लिया अच्छे से, दिल्ली में समझ लिया, दिल्ली में बेस्ट थिएटर कर लिया, अब चलते हैं बॉम्बे. तो बॉम्बे में था कि मैं ठीक है थिएटर नहीं करूँगा, अपने आप को करीब 1-1.5 साल दूंगा जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या कैसे चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं. क्योंकि जब तक आप बॉम्बे में आते नहीं ना, आपको बस खाली आइडिया रहता है, आपको बताने के लिए बहुत लोग होंगे, प्रोसेस बताने के लिए बहुत लोग होंगे, क्या हो रहा है कैसे होता है सब कुछ समझाने के लिए लोग होंगे, लेकिन वो सब ज़ीरो है. आप जब बॉम्बे आ जाते हो ना, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट गोइंग फॉर ऑडिशंस, मीटिंग पीपल, यू नो, ऑडिशनिंग एंड यू नो वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, एंड व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग इन बीइंग इन बॉम्बे, इट चेंजेस अ लॉट. सो मुंबई आप आ गए, तो एक्सप्लेन हाउ वाज दोज इनिशियल फ्यू मंथ्स, और लेट मी से चलो पहला वो साल कैसा रहा आपका मुंबई में, बिकॉज इट अ बिग ट्रांजिशन. एक ट्रांजिशन आपने जब आप स्कूल छोड़ के, लखनऊ छोड़ के दिल्ली आए थे तब किया था, अब दूसरा ये बड़ा ट्रांजिशन था आपका, दिल्ली छोड़ के मुंबई गए. इट्स फनी क्योंकि मैं 2019 में आ गया था और सेटल ही हो रहा था. मैंने शायद 1-2 एड्स किए थे और ये था कि हाँ ठीक है, अभी थोड़ा घर वर लेके सेटल हो रहे हैं, ले लिया है, चीज़ें सेट हो रही हैं, समझ में भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है, अच्छा लगने लग गया है, दोस्ती यारी हो गई. कोविड आ गया, 1 साल भी नहीं हुआ था मुझे बॉम्बे में, कोविड आ गया. अब कोविड आने से बहुत फ़र्क पड़ गया क्योंकि उस बीच आपके पास काम नहीं है, ये है वो, मैं परेशान हूँ. मैंने कहा अभी तो मैं आया, और बट थैंकफुली ये हो गया कि मैं कोविड में जब वापस घर गया, आई हैड अ जॉब ऑफर फ्रॉम दिस फिल्म स्कूल इन नोएडा, तो उसने वापस से मेरे को संभाल लिया. एंड देन जब वापस से चीज़ें खुली, आई थिंक 21 जैन में, वो साल से फिर मैंने धड़ाधड़ खूब काम किया. मेरे को एक ऑपरेशन MBBS करके शो है, वो मिला, तो मैंने फट से जॉब छोड़ी नोएडा में, फट से यहाँ आया, मैंने वो शूट किया. जैसे ही मैं वापस आया तो एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. जब मैं 2019 में, आई थिंक 1 May 2019 आई केम टू बॉम्बे. डे आई लैंडेड, आई वेंट स्ट्रेट फॉर एन ऑडिशन, क्योंकि इसका कॉल मुझे वहीं आ गया था कि ऑडिशन है और आ जाओ, हमने आपको देखा है, हम आपको जानते हैं, हमने आपके नाटक वगैरह देखे, यू आर अ गुड एक्टर, आई वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, सीधा आपका हम लुक टेस्ट करेंगे. तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है कि अभी मैं पहुंचा भी नहीं हूँ और आई एम गेटिंग लाइक ऑलमोस्ट अ लीड रोल इन अ वेब शो. ये थोड़ा गलत सा है, कुछ तो शेडी है इसके बारे में. तो मैं आया, मैं सीधा ऑडिशन पे गया, मैंने ऑडिशन दिया, वो लुक टेस्ट वगैरह हुआ, बोला नहीं बताते हैं. बट वो प्रोजेक्ट मैं सेलेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, बट वो प्रोजेक्ट शूट हुआ कोविड के बाद. तो उस टाइम पे नहीं हुआ, कुछ राइटर्स और प्रोड्यूसर्स को लेके कुछ था, उसमें डिले हुआ. फिर 2021 में जब मैं वापस से आ गया बॉम्बे, तो उसका फिर शूट हुआ, तो फिर बैक टू बैक बहुत सारे शोज़ हुए, एंड देन थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग आउट फॉर मी. Okay, so what was that big breakthrough for you in Mumbai? Yeah, I'm still. I don't think I can call any of these projects a big breakthrough, because in comparison to your journey till now, in Mumbai, what was your big thing that happened with you? Let me put it this way. I think एक जो सबसे अच्छी चीज़ ये हुई ना कि जब मैं बॉम्बे आया, मतलब आई एम ट्राइंग टू आंसर इट डिफरेंटली. जब मैं बॉम्बे आया तो बहुत से लोग पहले से मुझे जानते थे, क्योंकि या तो शायद दिल्ली में उन्होंने मुझे नाटक में देखा हुआ था, या शायद मेरा कुछ ऐड वेड देख लिए थे, तो लोग जानते थे मेरे बारे में कि ये एक्टर है, ये ऐसा करके. तो मुझे ना थैंकफुली वो स्ट्रगल में नहीं फंसना पड़ा कि जो लोग डेली कास्टिंग ऑफिस के बाहर जाते हैं, दे आर आस्किंग भी सर कोई ऑडिशन चल रहा है कि नहीं, मैं फिट बैठता हूँ किसी रोल में कि नहीं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एक्टर्स हु डू इट एवरी डे. ठीक है, वो मुझे नहीं करना पड़ा. एंड आई फाइंड माई सेल्फ लकी एंड प्रिविलेज्ड इन दैट सेंस कि भाई मतलब लोग जानते थे, एंड आई वाज गेटिंग इनफ कॉल्स फॉर ऑडिशंस कि मुझे वो डोर टू डोर
वाला करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. एंड देन आई थिंक जो सिक्सर आया ना TVF का, आई थिंक वो एक बहुत सही मोमेंट पे आया लाइफ में, बिकॉज माई मदर वॉज ऑल्सो सिक. माई मदर वॉज फाइटिंग कैंसर एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ दैट, लाइक थ्रू अ लॉट ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड आई नीडेड समथिंग. तो सिक्सर के साथ साथ ना क्रिकेट आ गया मेरी लाइफ में वापस, और उसने समहाउ ना मेरे को, आई थिंक ये सब ने ना, उस टाइम पे और भी चीज़ें हुई, वो कभी शायद और इत्मीनान में बताऊंगा, बट ऑल ऑफ दैट सम टाइम हैपेंड, सम लाइक ऑल ऑफ दैट जस्ट हैपेंड टुगेदर एंड जस्ट सेव्ड मी. आई could have gone into a like a heavy depression phase. I was going through it, but then I was also like sensible. I had people around me who could help me and support me. My cats also like came into my life around the same time. So वो एक मोमेंट था, वो एक, मैं प्रोजेक्ट का ब्रेक तो नहीं कहूँगा उसको, बट आई थिंक उस बीच में जो चीज़ें हुई, वो जो कुछ महीने थे, आई थिंक वो वहाँ से काफ़ी एक कॉन्फिडेंस भी आ गया, और एक ये भी आ गया कि ठीक है, व्हाटएवर हैपेंस आई विल सर्वाइव इन दिस सिटी. You came back from Noida to Mumbai after COVID in 21. Then you got Operation MBBS 2, and then the next big thing was Sixer. Yeah, so Operation MBBS 2 happened. That show which I was telling you about, उसका नाम है मैं मोनिका. It's on Amazon Prime. Okay. लोग अगर देख सकते हैं तो प्लीज़ देखिए. मुझे नहीं लगता है लोगों ने देखा है, बट देख लीजिए. मैं उसमें जैसा हूँ वैसा आज तक नहीं दिखा किसी और शो में. वो शो हुआ. Now that was a primary part. So it felt like this is the breakthrough. Okay. Because it was Amazon Prime. You were like, and all of us were like, सबके लिए एक बड़ा ब्रेक था. Like, you know, like everybody, all of us have got like almost like lead parts. इतने बड़े बड़े पार्ट हैं, like crazy, मज़ा ही आ जाएगा कि ये अगर ये आ गया मार्केट में और लोगों को, you know, they were like very excited. Okay. But it just, you know, we got like very, हाँ, रिलीज भी हो गया. आई डोंट थिंक यू नो उतनी हाइप क्रिएट नहीं करी. हाँ, उतना हुआ नहीं उसका रिस्पॉन्स, वैसा नहीं आया. इट वाजंट मार्केटेड वेल, a lot of things happened, but So you were doing many things at the same time. As you mentioned, अभी आपने 3 shows के नाम मेंशन करे. इसके अलावा you were in The Railwayman, I guess. हाँ, वो भी किया था आपने. बीच में Rocket Boys 2 भी किया था आपने. और आप एड शूट्स तो करते ही रहते हो बीच में. एक आपका ऐड बहुत अच्छा चला था शायद फेसबुक का ऐड. करेक्ट. तो अमंगस्ट ऑल ऑफ दीज, इफ आई मे आस्क, you portrayed different actors, different characters you portrayed. Yeah. Which is the one, if I ask you, which is the one, that character you feel most closest to you as a person? जहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम मेहनत करनी ना पड़ी हो उस कैरेक्टर में ढलने के लिए. आई थिंक सबसे स्मूथली जो आया है वो तो ऑफकोर्स सिक्सर का आलोक भैया आया है, बिकॉज इट्स केम वेरी स्मूथली. आई वाज लाइक यार ये तो मैं कॉलेज में भैया ही रहा हूँ, और मेरा है भी कुछ थोड़ा सा एक पर्सनैलिटी की आई कैन टेक दैट चार्ज ऑफ अ लीडर. आई कैन बी वेरी हैप्पी विद बीइंग अ लीडर एंड यू नो जस्ट मैनेजिंग पीपल. तो वो बहुत स्मूथली आ गया था उसमें. हाँ, मतलब ये नहीं कहना चाहूँगा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट हाँ, इट केम वेरी नेचुरली टू मी. एंड दैट रिजवान वाला कैरेक्टर फ्रॉम फेसबुक, दैट्स लाइक हु आई एम फ्रॉम इनसाइड. दैट कैरेक्टर, आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ रिजवान. उस इंसान की नज़र से कि मतलब मैं खुद सफ़र करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अगर किसी को पसंद करता हूँ या किसी की चिंता करता हूँ, मैं उसको कोशिश करूँगा कि यू नो कि उसके साथ पहले उसकी हेल्प हो जाए, फिर मैं देन आई विल. Okay, understood. So it is Alok Bhaiya from Sixer and Rizwan from Facebook ad. Rizwan's character, तो यार it looks like too good to be true sort of a character. He was portrayed in that way. What role does fitness plays when you are in this particular field? I know fitness तो अब हर फील्ड में हर किसी को चाहिए ही, but if I talk especially about the field of acting, how important is fitness for you as an actor in this particular field? Fitness always will help you regardless of whether you are an actor or not, like you said. But like you also said कि भाई देखो मेन स्ट्रीम में तो everybody has to have those 6-8 packs and you know like a toned body of like that. अब वो एक
मतलब मैं नहीं चाहता, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ सबकी होनी चाहिए, इट्स अ मैंडेटरी थिंग, बट यू नो इट सेल्स एंड इट्स बीन अ ट्रेंड फॉर लाइक व्हाट 10 20 25 30 ईयर जो भी चल रहा है कि भाई बॉडी होनी चाहिए एक्टर, बिकॉज ऑल्सो लाइक वो पीपल एस्पायर टू हैव अ बॉडी लाइक दैट. एक्टर्स जो अपने अपने नाम लिए, they have a body and they show it also, and when you see that you take inspiration कि यार ऐसी बॉडी बनानी है मेरे को, रणवीर सिंह वाली बॉडी बनानी है, ये सलमान खान की जो बॉडी थी मेरी वैसी बॉडी है. लाइक दैट जिमिंग कल्चर केम इनटू दिस कंट्री when Salman Khan and you know all Sanjay Dutt they started coming bare chested on TV. People realized oh अच्छा जिम जाना चाहिए भाई. तो वो एक वो वाली चीज़ है जिसको अब आप है भी नहीं भी है, अब तो वो हमने भी एज अ सोसाइटी एज एन ऑडियंस एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं भाई ये हमारा लीड हीरो है, इसके अरे पेट है इसका. अभी वहीं पे आप देखो ना जयदीप सर हैं, जयदीप अलावत, उनका जो शो है अरे पाताल लोक में उन्होंने वो पेट जो भी किया है, वो शायद प्रोस्थेटिक्स लगाया होगा, जो भी किया है, ही इज़ प्लेड एन अनफिट कॉप बट ही हैज़ डन इट सो ब्रिलियंटली. डजंट मीन ही इज़ नॉट फिट, ही ऑल्सो आई एम श्योर ही इज़ गॉट अ टोन्ड बॉडी एंड एवरीथिंग, ही इज़ वर्किंग ऑन हिज बॉडी एवरी डे. बट जब आपका कैरेक्टर आया तो अब एक अनफिट पुलिस वाले का रोल प्ले कर दो तो मज़ा आ जाएगा ना. बट आई वॉन्ट टू सी मोर थिंग्स लाइक दैट रादर देन हिम बीइंग अ कॉप हु इज़ लाइक प्रॉपरली टोन्ड, एकदम आयरन शर्ट पहन के, टोपी लगा के, बिल्कुल मूंछ का एक बाल भी इधर उधर नहीं जा रहा है. Actors usually live many lives because they perform many characters, many roles. So does it get emotional heavy at times? Yes, it does. And how do you cope with such situation then? I think you just have to accept in that moment, accept कर लो इस चीज़ को कि जो हुई है अभी उसको समझ लो, and that's it. I think just live with it because I think those moments are very beautiful also. Like a lot of times when you're doing an emotional scene and something just hits you, कोई एक चीज़ एकदम से हिट करती है आपको और एक या फिर एकदम सही नोट हिट होता है उस सीन में and you feel that emotion, like you said ना, you actually lived that moment. और उसमें होता है कि वो आदमी भबक जाता है. जैसे मेरे को याद है, मतलब इट वॉज नॉट माई सीन ऑल्सो, आई वॉज इन द सीन एंड माई को एक्टर वॉज ही इज़ बीन लाइंग टू हिज मदर ऑल हिज लाइफ. नाउ हिज मदर इज़ फाउंड आउट हिज सीक्रेट. तो वो उसको हग करती है और बोलती है बेटा कोई बात नहीं, मुझे पता था. और मैं ऐसे फोरग्राउंड में उसको देख रहा हूँ, तो जो उसकी माँ ने हग किया ना, वो मैं फूट पड़ा और मैं एकदम से फूट पड़ा. क्यों रो रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मेरे आंसू ही नहीं रुके. और वो सीन में भी थोड़ा बहुत दिखता है, डायरेक्टर ने सीन कट किया, मैं जस्ट रैन टू माई वैनिटी एंड आई क्राइड लाइक अ बेबी. बहुत देर तक रोया है 15 मिनट. एंड इट्स जस्ट लाइक इट्स योर, इफ़ यू आर बीइंग वल्नरेबल, बी वल्नरेबल, इट्स ऑल राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. रोना आ रहा है तो रो दो यार, इट्स ओके. यू हैव टू लाइक, यू डोंट हैव टू फिल्टर एवरीथिंग, इज ऑल. So my question was yes कि आप इतने सारे कैरेक्टर्स करते हो, रोल्स करते हो, तो इमोशनल हैवी हो जाता होगा. सो हाउ यू कोप विद सच हैवीनेस? इज देयर एनी एक्टिविटी, एनी हॉबीज और एनीथिंग दैट अपार्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग फॉर यू ओनली? नहीं, आई थिंक मेरे लिए तो बहुत बेसिक है कि मैं जब काम करके लौटता हूँ तो मेरी बीवी, मेरी बिल्लियाँ और मेरा क्रिकेट और हाँ, आई थिंक ये सब है इनफ है. मैं कभी कभी फुटबॉल खेल लेता हूँ, नहीं तो मेरे दोस्त हैं, तो ये सब है मेरे को डिटैच करने के लिए चीज़ों से. और मुझे ये भी पता है, आई थिंक मैं उतना डीपली इन्वेस्ट नहीं हो जाता हूँ किसी चीज़ में. मुझे पता है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने अपना परफॉर्मेंस निकाल दिया वहाँ पे, मैं इतने जी लेता हूँ अच्छे से वहाँ पे. फिर जब वहाँ से घर आता हूँ तो एकदम से व्हेन आई एम जस्ट लाइक ओके, दिस इज़ हु आई एम इन रियलिटी. तो उसका एक है, मैं खुद को समझा लेता हूँ. So Rahul, how do you prepare yourself for a particular role? Is there any process that you follow? Yeah, are there any check boxes that you think that I have to tick before you think that okay fine, I am now ready for that particular character or role?
या मैं तो आई लाइक टू डिस्कस माई कैरेक्टर विद द राइटर फर्स्ट. राइटर और डायरेक्टर के साथ ना एक बार जब भी वो मीट एंड ग्रीट होता है, हम जब पहली बार बैठते हैं, रीडिंग वगैरह करते हैं, तो मैं ना अच्छे से अपने सवाल प्रिपेयर कर लेता हूँ, जो भी मेरे बेसिक इनिशियल सवाल होते हैं. मान लो मेरे पास अभी तक पूरी स्क्रिप्ट नहीं है, बट मान लो मेरे पास एक दो सीन है जो मैंने परफॉर्म किए थे, जिसके बेसिस पे सेलेक्ट हुआ हूँ, तो ऑफकोर्स आई विल हैव सम क्वेश्चंस. ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं उनसे पूछ के, मैं जितनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है मैं पहले ले लेता हूँ. और फिर मैं उसके बाद ये समझता हूँ कि ठीक है, अब जो मेरे पास, मैं टेक्स्ट पे काफ़ी काम करता हूँ कि जो टेक्स्ट दे दिया है मेरे को, एक तो पहली बात याद बहुत जल्दी से हो जाता है, तो मेरे को टेक्स्ट याद करने की चिंता ही नहीं होती. मैं अभी पढ़ूंगा टेक्स्ट, मैं 5 मिनट में 1 पेज का डायलॉग बोल सकता हूँ. उस तरीके की लर्निंग एबिलिटी है समहाउ. तो मैं आई एम नॉट वरीड अबाउट द टेक्स्ट, बस मैं आई एम वरीड अबाउट कि ये सामने वाला को चाहिए क्या, ये जो सीन आपने लिखा है इसमें आप क्या चाह रहे हो, कि अगर आप या फिर कितनी डिग्रीज ऑफ like if it's about somebody who's excited, but how excited is this person is this happening. इस तरीके के सवाल जवाब करना, टेक्स्ट को थोड़ा डिकॉन्स्ट्रक्ट करना, वो मैं पहले सबसे पहले कर लेता हूँ. क्योंकि क्योंकि या तो अगर आपके पास डायलॉग नहीं है, देन आई गो टू माई फिजिकल थिएटर ट्रेनिंग. व्हेन आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग इन दैट मोमेंट, आई एम लाइक, देन आई यूज माई बॉडी, आई ट्राई टू इमोट थ्रू माई बॉडी एंड देन लेट इट कम टू माई फेस. तो वो अंदर से फिर वो खंगाल के फिर वो लाने की कोशिश करता हूँ. अदरवाइज टेक्स्ट है, टेक्स्ट को जितना रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता हूँ, जितने सवाल पूछ सकता हूँ करता हूँ, एंड देन आई प्रिपेयर. ओके, सो इज देयर एनी ड्रीम रोल दैट यू रियली इमेजिन ऑफ कि यार ऐसा एक रोल तो मुझे करना ही करना है अपने करियर में, ऐसा कुछ रोल है, या ऐसा कोई डायरेक्टर है जिसके साथ आप बहुत एस्पिरेशन रखते हो कि नो, एक बार तो मुझे इसके साथ काम करना ही करना है? यार वैसे तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं यार, मतलब मैं किसी एक का नाम कैसे लूँ, बहुत सारे लोग, वेट्री मारन हैं, विशाल भारद्वाज हैं, अनुराग कश्यप हैं, करण जौहर हैं. आई मीन सबका एक अपना एक स्टाइल होता है, तो एक चॉइस भी होती है, एक प्रेफरेंस भी होती है. सो अगर किसी एक डायरेक्टर का नाम लेना हो, लाइक आई वुड डेफिनेटली, मतलब क्योंकि आप इतना पिन पॉइंट करके पूछ रहे हो, तो डेफिनेटली वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ विशाल भारद्वाज फिल्म, बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स. आई थिंक जो वो अपने कैरेक्टर्स के साथ करते हैं ना अपनी फिल्मों में, वो जैसे मैं ओमकारा का अजय देवगन प्ले करना चाहूँगा, या ओमकारा का मैं सैफ अली खान प्ले करना चाहूँगा. सो इट्स लाइक वेट्री मारन की फिल्मों में मैं कुछ भी हो सकता है, कैन बी अ फ्लाई ऑन द वॉल इन हिज फिल्म्स, बिकॉज इट्स जस्ट सो एक्साइटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ सच सच ग्रेट स्टोरी टेलर्स जो वो बना रहे हैं. तो एक तो वो चीज़ है. और हाँ, कैरेक्टर्स हाथीराम चौधरी, अलग मैं बोला, ओमकारा का, ऐसे ये सब मिल जाए तो क्या दिक्कत है. आई एम श्योर एंड आई होप कि मिले. ऑल्सो हाउ डू यू सी सक्सेस इफ कंपेयर टू राइट नाउ वर्सेस 10 years ago? Right now success would be like, every year doing at least 2-3 good projects, be it a web show or a film. I think that I will count that as a success, because मैं अपनी सक्सेस आज तक ऐसे ही देखता आया हूँ कि इस साल से इस साल के बीच में मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा. और आप दूसरा एक पैमाना है वो फाइनेंशियली भी आप देखते हो कि हाँ ठीक है, पहले मैं इतने कमाता था, फिर 2 साल बाद में इतने कमाने लग गया, फिर मैंने कहा, तो एक वो भी एक तरीका है देखने का. 10 साल पहले भी मैं यही कर रहा था. 10 साल पहले मैं बॉम्बे में ये देख रहा था कि मैं और किस तरीके से पैसे बना सकता हूँ, और थिएटर को और किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, नॉट जस्ट टू जनरेट मनी बट ऑल्सो टू लाइक मैं अब खुद को एक उस लेवल पे ले जाना चाह रहा था कि आई एम नॉट ओनली नोन फॉर माई एक्टिंग, बट पीपल ऑल्सो नो मी एज लाइक, ओ ये राहुल है, ये बहुत ही अच्छी थिएटर की वर्कशॉप्स करते हैं, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी काइंड पर्सन, ही इज़ ऑल्सो वेरी लाइक ही इज़ एवरीवेयर. तो आई वॉन्टेड टू बी अ ऑलराउंडर एट दैट टाइम, विच आई वॉज मैं बन गया था ये चीज़ें, बिकॉज मैं कॉरपोरेट्स के साथ जा के उनकी वर्कशॉप्स कर रहा था,
कॉलेजेस के साथ जा के उनके लिए प्ले डायरेक्ट कर रहा था, उनको मेंटरशिप दे रहा था. तो आई वॉज इन्जॉइंग that multi role life I had. So my next question is, what would be success to you after 10 years? In 10 years, if I have If I have performed in a Vishal Bharadwaj movie. one, Okay. if I have my own 2-3 BHK in Bombay in 10 years, hopefully, that will be a good parameter to I think मेरे लिए तो होगा कि मैं अगर मैंने अपना घर खरीद लिया बॉम्बे में तो होगा. एंड आई ऑल्सो लाइक जैसे सॉरी कम जस्ट टू गो बैक टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, उससे जुड़ा ही हुआ है कि मेरे लिए सक्सेसफुल 10 साल में वो भी होगा कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे हम उम्र दोस्त हैं, सम उम्र दोस्त हैं, जो साथ में अब जैसे मैं अब उस पड़ाव पे हूँ कि आई एम ऑल्सो लाइक आई एम गोइंग टू डू बेटर फिल्म्स. आई बिलीव आई विल डू बेटर प्रोजेक्ट्स, बिगर प्रोजेक्ट्स इवेंचुअली. एंड दे हैव ऑल्सो नॉट स्टार्टेड डायरेक्टिंग, दे आर डायरेक्टिंग एड्स, दे आर डायरेक्टिंग यू नो दे आर. तो अब मुझे ऐसा लगता है ना कलेक्टिवली एज अ ग्रुप भी हम उस स्पेस में आ रहे हैं जहाँ पे अब वो डायरेक्ट करेंगे और मैं उनकी फिल्मों में एक्ट करूँगा. सो वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट और लाइक एज अ कलेक्टिव सक्सेस वो मेरे लिए आई थिंक वो एक चीज़ है जो मैं देखना चाह रहा हूँ और होगी भी. इन द नेक्स्ट 10 years आई थिंक सम ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स विल डेफिनेटली बिकम known directors and I'll become a known actor working in their movies with them. Understood. Yeah. So as an actor, Rahul, what kind of stories do you really like to tell if given a chance? So what would be that kind of a story that you will really like to tell through your character? जो मैंने जिया हुआ है ना, जो मैंने देखा हुआ है जिस प्रकार से, अब वो ये भी कह सकते हो कि हाँ मैं शायद एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास सेटअप से आया हूँ और उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब देखता हुआ आया हूँ और उसमें बहुत कहानियाँ हैं यू नो. उसके बारे में लोग ढंग से लिखते नहीं हैं. आप कहानी तो उठाते हो लेकिन होता क्या ना, आप उसकी जो कैरेक्टर को आप डेवलप करते हो तो वो एक जेनरिक कैरेक्टर आप बनाने की कोशिश करते हो जो कि हर जगह बिलीवेबल हो जाए, फिट हो जाए. बट इट हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक टू अ सर्टेन स्टोरी, सर्टेन मेमोरी. आई थिंक वो कहानियाँ आनी ज़रूरी हैं जो छोटे स्तर पे लोग कर रहे हैं, उनकी जो स्ट्रगल्स हैं. और हाँ मतलब मुझे ऐसी कहानियाँ ज़्यादा इंटरेस्ट देती हैं जो बिल्कुल नई हों, जिनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है. सब जानते हैं एग्जिस्ट करती हैं लेकिन ना चर्चा नहीं हो पाती क्योंकि लोगों को लगता है इसमें फ़ायदा नहीं है. कहानियाँ यार वो ज़्यादा कहनी ज़रूरी हैं जो आप नहीं कह पा रहे हो. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसा लगता है ना कि पिछले कई सालों में, बहुत सालों में ना एक थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम पे एक थोड़ा सा लगाम टाइप लगा है कि बहुत सारे लोग जो बातें कहना चाह रहे हैं, अब वो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी सरकार को, किसी मिनिस्टर को टारगेट करते हुए कोई आर्टिस्ट अपनी बात कहना चाह रहा है, लेकिन वो बातें कही जानी बहुत ज़रूरी हैं. वो चाहे किसी भी आर्ट फॉर्म में कही जाए लेकिन उसकी ना ऑडियंस नहीं होती है क्योंकि सबको तो वही एक जेनरिक चीज़ चाहिए. एक आदर्श बेटा देखना है सबको, एक आदर्श देशभक्त देखना है सबको, एक आदर्श पति देखना है सबको. किसी को वो नहीं देखना है कि एक हालात, किसी के हालात ऐसे क्रिएट हो गए, आउटलायर नहीं देखना है किसी को. हाँ मतलब कह सकते हो. तो आई थिंक वैसी कहानियाँ आनी चाहिए जो पहले आती थी कि पहले जो आपका हीरो था वो मसीहा बनता था, आउटलायर ही होता था वो पहले से नहीं मसीहा होता था कि पहले से मैं एक बार में 1000 लोग को मार दूंगा. एंग्री मैन. हाँ लोग वो आते थे तबके से, उनको निचले तबके से आता हुआ दिखाया जाता था कि वो पहले गरीब ही होता था, गरीबों की मदद करता था और सिस्टम से लड़ता था. ऐसी कहानी अब कौन बनाता है? और बहुत ही बेसिक मॉडल था और इट्स फिट्स एवरीवेयर. सो बेसिकली वो उस टाइम के हिसाब से कहानी दिखाते थे बिकॉज तब का शायद ऑरा वैसा था ज़माने का. हाँ और तब आप दिखा भी सकते थे, ये भी तो होता था. अब ज़माना बहुत शायद डेवलप कर गया है एज़ कम्पेयर टू दोज टाइम 70s 80s की अगर मैं बात करूँ. तो अब इस ज़माने में इस ज़माने की टाइप की कहानियाँ चल रही हैं. हाँ देखो वही मैं कह रहा हूँ, टेम्पलेट सेम है. ठीक है, गरीबों का एक लीडर, एक मसीहा जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं. अब गरीब
गरीब माइनॉरिटी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, उन पे अत्याचार हो रहे हैं, उनका एक उनकी वॉइस लेके एक आदमी आता है और वो सिस्टम से लड़ता है, जो ऊपर बैठे हैं पावरफुल लोग उनसे लड़ता है, यही टेम्पलेट था। वही चीज़ आप आज कहीं किसी भी सेटअप में डाल दो, लेकिन ऑनेस्टी के साथ डालोगे तो बिलीवेबल होगा। ठीक है। सो राहुल, नाउ वी कम टू आवर रैपिड फायर सेक्शन। अरे वाह। जस्ट वन वर्ड में आंसर करना, ट्राई टू। सो यस, स्टेज और कैमरा? कैमरा। आर यू श्योर? एज ऑफ नाउ कैमरा। ओके। लखनऊ फूड और मुंबई हसल? लखनऊ फूड। ओके। मेथड एक्टिंग और इंस्टिंक्ट एक्टिंग? इंस्टिंक्ट एक्टिंग म्हणजे मतलब मेथड एक्टिंग समझ गए? मतलब इंस्टिंक्ट एक्टिंग हाँ, तो instinct मतलब इंस्टिंक्टिव तो instinctive। आपको वैसे भी हर एक्टर को मेरे ख्याल से रहना ही चाहिए इंस्टिंक्टिव ऑन द लाइक व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, थोड़ा इंस्टिंक्ट उस मोमेंट पे तो फॉलो करना ही चाहिए, बिकॉज वही थोड़ा सा ना एक सो व्हाट ऐड करता है वो यू छोटी प्रेफर? मेथड। मेथड एक्टिंग? हाँ, ओके। क्योंकि एंड यू इंस्टिंक्टिव सेइंग तो विद अ आप टच ऑफ इंस्टिंक्ट? हाँ, इंस्टिंक्टिव तो आपको होना ही है। उस मोमेंट पे एक इंस्टिंक्ट ने बोला ये करो तो आपने फट से कर दिया और वो मजा आ गया। ओके। इफ नॉट एन एक्टर, व्हाट वुड यू बी? टीचर और अ क्रिकेटर। Okay. One line from a play which you did, which you are still carrying with you. अभी जो आ रही वही बोल देता हूँ। हर आदमी का रात के साथ अपना एक संबंध होता है। ये संबंध अगर अच्छा होता है तो आपको नींद आ जाती है, और अगर ये संबंध खराब होता है तो आपकी रात के छोटे छोटे अंधेरे आपकी नींद में घुस जाते हैं और वो आपको सोने नहीं देते, और आप दूसरों को। वेरी नाइस। कौन से प्ले का है ये? ये पीले स्कूटर वाला आदमी, मानव कौल का प्ले है। when दिस did वॉज you माई perform? फर्स्ट प्ले इन कॉलेज। Oh, in college? या Okay, great यार। अच्छा, complete this sentence. The stage taught me dash डिसिप्लिन। and the screen taught me dash. ऑनेस्टी। राहुल, अगर कोई आपकी तरह कोई स्मॉल टाउन किड है एंड इफ़ ही वांट्स टू मेक बिग इन दिस इंडस्ट्री, तो आप उसको क्या एक जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस क्या दोगे? आई थिंक एक सही गाइडेंस उसको तो चाहिए होगी। आई डोंट नो वो गाइडेंस कहाँ से आएगी, बट अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है एज एन एक्टर, यू आर आस्किंग, एज एन एक्टर आई थिंक पहले तो आपको अपनी एक्टिंग स्किल्स पे काम करना शुरू कर देना पड़ेगा, एंड देन इफ़ यू कैन कम टू बॉम्बे, कम टू बॉम्बे। बॉम्बे में ही पढ़ाई कर लो, मैं तो कहूँगा आगे यहीं पे पढ़ाई करो, यहीं पे रह के समझो, क्योंकि बॉम्बे में रह के जितना जल्दी आप सीखोगे और समझ जाओगे ना, बिकॉज व्हेन आई केम टू बॉम्बे आई रियलाइज्ड कि लोग मुझसे 10-10 साल छोटे हैं एंड दे आर डूइंग समथिंग और दी अदर इन इंडस्ट्री, बट दे आर रिलेटेड, कुछ ना कुछ करके लगे हुए हैं इंडस्ट्री में, काम कर रहे हैं, फिल्म में एज एन एडी काम कर रहे हैं, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं, एज अ कॉस्ट्यूम असिस्टेंट काम कर रहे हैं, एज अ डीए काम कर रहे हैं, बट दे आर वेरी यंग एंड दे आर ऑल्सो एक्टर्स, सम ऑफ देम। तो उस तरीके की अवेयरनेस आपको ना किसी और शहर में रह के नहीं आ सकती। अगर आप नहीं आ सकते, जो कि बहुत पॉसिबल है, तो आप एजुकेट करो खुद को, फिल्में देखो, लिटरेचर पढ़ो, ढूंढ ढूंढ के पढ़ो लिटरेचर जितना पढ़ सकते हो, और जितनी फिल्में आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार की देखो, और अगर पॉसिबल हो सके तो कोई ऐसे एक लेक्चर या सेमिनार या एक डिस्कशन का हिस्सा बन जाओ जहाँ पे ये सब चीज़ों के बारे में, सिनेमा और थिएटर और आर्ट्स को लेके बातचीत हो रही है, क्योंकि आर्ट्स से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ आर्ट, you know, like I don't know where your opinions are coming from then. Let's suppose this is your last stage performance of your life. I'm not talking about film performance, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ scripted होती है in terms of everything. So let's suppose, चलो अगर वो फिल्म की भी कोई एक फिल्म का एक डायलॉग है and it's your last dialogue of your career or your last stage performance. So according to you, what should that dialogue be?
whether on stage or on screen? ये तो यार बहुत What it's going to be? What do you really hope for? It should be. It has to be my dialogue. I am saying that dialogue. Yes. How you really want कि यार चलो ये मेरी करियर की ये लास्ट मूवी थी या ये मेरे करियर का लास्ट स्टेज शो है, तो इसको यहाँ पे एंड होना चाहिए इस लाइन के साथ. मतलब मेरे को 2 लाइनें हैं जो अभी याद आ रही हैं जो मेरे को बहुत खूबसूरत लगती हैं, और कोई ऐसा बहुत डीप मीनिंग नहीं है दोनों का, बट मेरे को खूबसूरत लगती हैं. अब पता नहीं वो यहाँ कितनी बैठती हैं. एक तो ये कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से देख लीजिए. जो गाना है उसकी एक लाइन है कि दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए. तो वो बहुत फिट बैठता है, क्योंकि आई थिंक स्टेज के हिसाब से बहुत फिट बैठता है मेरे लिए कि तुम आते रहोगे बार बार इन थिएटर में, इन चार दीवारी में मेरे को देखने के लिए. आई विश इफ़ आई वॉज दैट मैजिकल. तो एक मुझे को वो लगता है वो लाइन. दूसरी एक जो बहुत लाइन मैं हमेशा खुद को बोलता रहता हूँ, वो ये कि क्यों सोचते हो क्या होगा, कुछ और नहीं तो तजुर्बा होगा. तो Okay. ये हाँ, Nice. अभी जो आया दिमाग में तो मैंने बक दिया. आई गेस इस एपिसोड को बहुत एक नाइस तरीके से यू कंक्लूडेड विद दोज 2 लाइन्स. और एक और लाइन मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये भी यू नो यू कुड हैव, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग इट कि मुझसे पहले कितने आए और कितने आकर चले गए. वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी इस पल का किस्सा हूँ. करेक्ट. ऐसे तो फिर अभी पिटारा खोलेंगे तो आती जाएंगी लाइनें, आती जाएंगी. Okay, I really had fun time talking to you, Rahul. Yeah. Because I have known you for quite long. Yes. तो probably काफ़ी सारे पहलुओं पे हमने डिस्कशन किया जो शायद in spite of knowing you for so long हमने शायद पहले कभी खुल के इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे डिस्कशन नहीं किया था. काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे पता लगी जो मुझे नहीं पता थी, स्पेशली आपके काम से रिलेटेड. So I really had a nice and engaging conversation with you. Nice. I hope कि you also had the same. Yeah. I loved it. I also didn't know कि I can talk too much. I don't know, शायद कैमरा और माइक सामने आता है तो ज़बान अपने आप तेज़ चलने लगती है. But I would just say कि maybe I would have said a few things which might not fit with your questions. But मैं तो अपने फ्लो में बोलता चला गया, तो उसके लिए I apologize, but I had fun. Thank you so much, Rahul, for coming to our show. Thank you so much. And let's hope that whatever you have wished for yourself in this career, and when you were saying that you wish to see yourself 10 years down the line doing such and such things. Yes. Let's hope for that. You achieve all of those things and much more. Yeah. And thank you once again for coming to our Thank you show. so much.